अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सानिया है। हमारे घर का चूल्हा अम्मा की सिलाई मशीन की वजह से चल रहा था। अगर ये न होती तो हम लोग तो भूख से ही मर जाते और किसी को भी खबर न होती, क्योंकि हम लोग बेहद गरीब थे। इसलिए कोई भी रिश्तेदार हम लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरी चची थी जो अक्सर हमारा हाल चाल पूछने घर पर आ जाया करती थी, मगर उनका हमारे घर ज़्यादा आना जाना भी उनके शौहर को पसंद नहीं था। इसीलिए वो अक्सर अपने शौहर से छुप कर हमारे घर आती थी। मेरी चच्ची मुझसे और अम्मा से बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि चच्ची मेरी अम्मा की कज़न भी थी। जब भी वो हमारे घर आती थी तो यही बात करती थी कि उनके माँ बाप यानी मेरी दादा दादी के मरने के बाद मेरी अम्मा ने औलाद की तरह पाला था, और उनकी शादी भी अम्मा ही ने कराई थी। एक तरह से वो मेरी अम्मा को अपनी जेठानी नहीं बल्कि अपनी माँ की तरह समझती थी। जबकि मेरे अब्बा के मरने के बाद उन्होंने बाकी रिश्तेदारों की तरह हमसे मुंह नहीं मोड़ा था, बल्कि मुसलसल हमारी खबर करने के लिए आती रहती थी और हस्बे तौफीक हमारी मदद भी करती रहती थी। मगर मेरी अम्मा बहुत खुददार थी, वो उनसे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं रहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने अब्बा के मरने के बाद घर का खर्च चलाने के लिए सिलाई मशीन संभाली थी। मगर मशीन की आवाज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी। अब भी मशीन की आवाज़ मुसलसल मेरी नींद में खलल डाल रही थी। गर्मी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नींद मेरी आंखों से दूर भागती जा रही थी, और मैं बंद आंखें खोलकर आसपास का जायजा लेने लगी। अम्मा रोज की तरह कुर्सी पर बैठी सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। ये इस घर पर रोज का मामूल था कि अम्मा सुबह सवेरे ही सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती थी। कभी कभार तो मैं उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ जाया करती थी, और जब भी अम्मा को मना करती कि वो मशीन सुबह ही सुबह लेकर ना बैठा करे, तो वो मुझे 100 बातें सुनने को मिलती थी, क्योंकि मैं अक्सर सिलाई मशीन को बुरा भला ही बोल दिया करती थी। और ये बात अम्मा को बेहद नागवार गुजरती थी। अम्मा मोहल्ले भर की तमाम औरतों के कपड़े की सिलाई किया करती थी। इस तरह हमारा गुजारा हो ही जाता था और हमें किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ते थे। चच्ची अम्मा की मदद इस तरह से भी कर दिया करती थी कि वो अम्मा को अपने मोहल्ले से भी औरतों के कपड़े सिलाई करवाने के लिए ले आती थी। इस तरह अम्मा के पास काम और ज़्यादा आ जाता था और चंद पैसे भी मज़ीद आ जाते थे। जब मेरे अब्बा जिंदा थे तो हमारे हालात इतने बुरे नहीं थे। अब्बा कहीं से भी कमा कर ले आते थे और घर का चूल्हा जल जाता था। मगर फिर अब्बा को एक ऐसी बीमारी ने आन घेरा जिसने देखते ही देखते अब्बा को दीमक की तरह चाट लिया। अब्बा दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जा रहे थे और सेहत गिरती जा रही थी। पहले जो कभी उनकी सेहत काबिल रश्क होती थी, अब वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा मालूम होते थे। अब्बा की हालत देखकर मैं परेशान रहती थी, मगर अब्बा ने फिर भी इस हालत में कमाना नहीं छोड़ा था। वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी कर रहे थे। फिर जब अब्बा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनकी हिम्मत भी जवाब दे दी गई। अब वो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहे थे। मैं और अम्मा उनकी ये हालत देखकर चुप चुप रोते रहते थे। जिस तरह अब्बा तकलीफ में थे, इस दुनिया से चले गए थे, हम उनके लिए बस यही दुआ करते रहते थे कि उनके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि उनकी ये हालत देख देख कर हमारा दिल दुखता था। और फिर एक दिन जिंदगी ने अब्बा से मुंह मोड़ लिया और मौत अब्बा पर मेहरबान हो गई। वो दिन हमारे लिए कयामत का दिन था। हमारा वाहिद सहारा इस दुनिया से चला गया था। अब्बा के जाने के बाद मैं और अम्मा बिल्कुल ही खाली हाथ रह गए थे। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो अब्बा की दवाइयों पर लग चुकी थी। अब हमारे पास घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसे में मेरी चच्ची ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने अपने घर से सिलाई मशीन लाकर अम्मा को दे दी, ताकि इस तरह हमारे घर का चूल्हा चलता रहे। ये भी वजह थी कि हम लोग चच्ची की बहुत कदर करते थे, क्योंकि एक वही वाहिद रिश्तेदार थी जो बुरे वक्त में हमारे काम आती थी, वरना सारे अपनों ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था। एक दिन चच्ची खुशी खुशी हमारे घर आई और अम्मा को बताया कि उन्हें मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया है। उन्होंने अपने किसी मोहल्ले की साथी से मेरे रिश्ते का जिक्र किया था, तो उसके मोहल्ले की साथी ने मेरी चच्ची को एक रिश्ता बताया था। जब चच्ची ने इस रिश्ते के बारे में सुना तो उन्हें ये रिश्ता ठीक लगा और वो अम्मा से बात करने के लिए चली आई। अम्मा तो पहले ही इंतज़ार में बैठी थी कि कहीं से कोई अच्छा रिश्ता आए और वो मेरा बोझ अपने सर से उतार फेंके।
क्योंकि जब से अब्बा इस दुनिया से गए थे अम्मा बहुत कमज़ोर होकर रह गई थी। वो चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी में ही वो मेरी शादी कर दें और मैं अपने घर की हो जाऊँ, ताकि वो सुकून से मर सकें। मरने के बाद उनके दिल पर कोई बोझ ना हो, जिस तरह अब्बा मेरी शादी के बोझ लिए इस दुनिया से चले गए थे। आखिरी वक्त में वो अम्मा को यही कह रही थी कि काश मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी अपने घर की हो जाती, तो मैं सुकून से मर सकता और मेरे दिल पर कोई बोझ ना होता। और अब जब चची ये रिश्ता लेकर आई तो अम्मा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। चंद दिन बाद चची के साथ लड़के वाले मुझे देखने आए। अम्मा ने कोई लगी लिट्टी रखे बगैर उन्हें अपने घर के तमाम हालात से आगाह कर दिया कि कोई इतना ज़्यादा जहेज नहीं दे सकते। अब्बा के मरने के बाद घर से सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है और अब जो कुछ भी वो कमाती थी वो लोगों के कपड़े सीकर गुजारा करती थी। ये सब सुनने के बाद लड़के वालों के माथे पर बल पड़ गए थे। उनके बदलते हुए तेवर देखकर अम्मा ने उन्हें कहा कि वो फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज का इंतजाम जरूर करेंगे। इस बात पर वो लोग खुश हो गए। इस तरह मेरा रिश्ता तय कर दिया गया और चंद महीने बाद शादी की तारीख रख दी गई। ये वक्त भी अम्मा ने उनसे बहुत मुश्किलों से लिया था, वरना वो लोग तो 1 महीने में ही शादी की तारीख मांग रहे थे। इतनी जल्दी शादी करने के लिए अम्मा के पास कोई पैसे मौजूद नहीं थे, इसीलिए अम्मा ने उनसे कुछ महीनों का वक्त मांगा था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे थे और शादी का दिन करीब आता जा रहा था। मेरी शादी के लिए पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो पा रहा था। अम्मा ने मेरे मामू से शादी में मदद करने की दरख्वास्त की, मगर उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि वो ऐसी कोई मदद नहीं कर सकते। उनके खुद घर के हालात बहुत ख़राब हैं, जबकि सब जानते थे कि मामू अच्छा कमाते खाते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो चाहते तो मेरी शादी का पूरा खर्च भी उठा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मामू की तरफ से मायूस होकर अम्मा ने मेरे बड़े ताए से मदद करने की दरख्वास्त की, मगर ताई ने अम्मा को बेइज्जत कर दिया कि जब हाथ में पैसे नहीं थे तो बेटी की शादी करने की क्या ज़रूरत थी। अम्मा हर जानिब से मायूस हो गई थी। ऐसे में चच्ची आगे बढ़ी और उन्होंने मेरी शादी के लिए अपने सोने की बालियां बेच दी। उन्होंने चाचू से छुपकर अपनी सोने की बालियां बेची थी, वरना मेरे चाचू ऐसा हरगिज़ भी करने नहीं देते। हालांकि इस बात से अपने मजीद उनके एहसान तले दबा दिया। अम्मा तो चची के सामने निगाहें नीचे किए बैठी रहती थी। इस तरह से कुछ तो मेरी शादी का इंतज़ाम हो गया। अब तो शादी में 1 हफ्ता रहता था। इतने में लड़की की बहन हमारे घर तशरीफ़ लाई और उन्होंने हमारे सामने ये डिमांड रखी कि उन्हें जहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मेरी अम्मा तो दंग रह गई और चच्ची के पैरों तले से भी ज़मीन निकल गई। उन लोगों को इस बात की कोई तवक्को नहीं थी। पहले ही मेरे जहेज की चंद चीज़ों का और बारात के खाने का इंतज़ाम इतनी मुश्किलात से हुआ था, और अब मेरी अम्मा जहेज में मोटरसाइकिल कैसे दे सकती थी? ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात थी। अम्मा ने उन्हें हमारे सारे हालात पहले ही बता रखे थे और अब ऐसे में उनकी तरफ से ये सारी बातें समझ से बिल्कुल ही बाहर थीं। अम्मा ने इस वक्त उनसे माजरत की, वो मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं दे सकते। इस बात को लोगों ने अपनी अना का मसला बना लिया और बारात लाने से वहाँ से इनकार कर दिया कि हम लोग अगर जहेज ने मोटरसाइकिल नहीं देंगे तो वो लोग बारात भी नहीं लाएंगे। अम्मा और चची ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और इस तरह मेरी शादी होते होते रह गई, क्योंकि उन लोगों ने मोटरसाइकिल के बगैर शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। इस बात का सदमा मेरी अम्मा ने इस कदर लिया कि वो बीमार हो गए। वो दिन रात उन्हें देख देख कर रोती रहती, क्योंकि अब वही मेरा वाहिद सहारा थी। अब्बा के बाद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, मगर अम्मा फिर भी मुझे अब्बा की कमी महसूस ना होने देती थी। और अब जब अम्मा ही चारपाई पर लग गई थी तो एक दफ़ा फिर अब्बा के जाने का मंजर मेरी आंखों के सामने लहराने लगा। एक रात अम्मा सोई तो सोती ही रह गई। वो फिर उठ न सकी। मैंने जब सुबह अम्मा को उठाना चाहा तो उनका हाथ एक जानिब को गिर गया। मैं अपनी जगह पर धक से रह गई। मैं फिर से अम्मा को हिलाया तो अम्मा बिल्कुल ही बेहोश पड़ी थी। मैं भागकर पड़ोसी के यहाँ गई और उन्हें घर बुलाया। वो घर आई और मेरी अम्मी को देखा तो खामोशी से मुझे गले लगा लिया और मेरी चच्ची को एक बच्चे को बुलाने के लिए भेज दिया। एक बार फिर एक और क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। मेरे माँ बाप दोनों ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। अम्मी और अब्बू दोनों ही मर चुके थे। मेरा घर बिल्कुल ही खाली हो गया था। मैं खाली खाली नज़रों से सारा दिन घर की छत को तकती रहती थी।
मैं अम्मी की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। मेरी शादी के टूटने का सदमा अम्मी ने इस कदर लिया था कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठी। मैं जानती थी कि अम्मी मेरे लिए किस कदर परेशान रहती थी। जाने वो मुझे कैसे छोड़कर गई होंगी। जब मौत का फरिश्ता उन्हें लेने आया होगा तो उन्होंने हाथ तो जोड़े ही होंगे। ये सारी बातें मुझे बेहद परेशान रखती थी। अम्मी की याद मुझे पल पल चैन नहीं रहने देती थी। अब सुबह मेरे कान में सिलाई की मशीन की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैं सारा दिन घर में उदास उदास फिर रही थी। चची मेरे साथ ही घर में रुकी हुई थी। अब घर से तमाम मेहमान भी चले गए थे, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि जवान लड़की घर में अकेली कैसे रहेगी। इन हालात में भी चची ही सामने आई और मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। चची ने जितने भी एहसान किए थे, इन एहसानों का बदला मैं मरकर भी नहीं चुका सकती थी। जाहिर है उस घर में मैं अकेली नहीं रह सकती थी। मुझे लाजमी किसी का सहारा चाहिए था और ऐसे में चच्ची का सहारा देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं चुपचाप चच्ची के साथ उनके घर चली आई। उनका घर हमारे घर से कुछ फासले पर ही था। जब मैं चच्ची के साथ उनके घर में दाखिल हुई तो सामने ही सहन में चाचू बैठे हुए थे। मेरे चाचू भी मेरे बाकी रिश्तेदारों की तरह ही थे। मुझे देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए, मगर उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। हालांकि घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे में चच्ची और चाचू रहते थे तो दूसरे कमरे में मेरा सामान रखवा दिया। मेरे पास सामान ही था, बस चंद जोड़े पहनने के लिए। इसके अलावा मेरे पास और कोई सामान नहीं था। मैं दूसरे कमरे में आ गई तो चच्ची भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद चच्ची और चाचू के कमरे से उनके लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। चच्ची उनसे कह रही थी कि यतीम बच्ची समझकर ही इसे घर में रहने थे, मगर चाचू किसी सूरत भी राजी नहीं हो रहे थे। कुछ देर तक उनके लड़ने की आवाज़ें आती रही और मैं दूसरे कमरे में परेशान बैठी रही कि अगर मैं यहाँ से फिर निकाल दी गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे पास तो इस घर के सिवा और कोई ठिकाना भी नहीं था। कुछ देर बाद चाचू फिर से बाहर चले गए और उनके जाने के बाद मैंने चच्ची से पूछा कि क्या उन्हें मेरे इस घर में आना पसंद नहीं है। तो चची ने निगाहें चुराते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो किसी और बात पर लड़ रहे थे। मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसी घर में रहूँगी। ये सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ, वरना मैं तो बस परेशान ही बैठी थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहे थे। अब मैं चच्ची के साथ के घर में ही रहने लगी थी। उस दिन के बाद चाचू ने दोबारा चच्ची से कुछ नहीं कहा। उनका रवैया भी मेरे साथ बिल्कुल ठीक होता गया। वो मुझे घर से निकलने के लिए नहीं कहते थे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जो अपने घर में हिलकर काम नहीं करती थी, यहाँ पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। हालांकि चच्ची मुझे घर के काम करने से भी मना करती थी और मुसलसल काम में लगी रहती थी, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि किसी के घर में रहकर आराम करूं। इसी वजह से मैं पूरा दिन घर के काम काज करती रहती थी। एक रात मैं थक कर सो रही थी जब मुझे चची और चाचू के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आने लगी। मैंने उनकी आवाज़ों में गौर किया तो मुझे उनकी लड़ाई के दरमियान अपना नाम सुनाई देने लगा। मैं परेशान हो गई कि कहीं चाचू मुझे इस घर से निकालने का तो नहीं कह रहे होंगे। मगर फिर कुछ देर के बाद सारी आवाज़ें आना बंद हो गई। मगर फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आ सकी। पूरी रात मैं जागती रही और आंखों में गाड़ दी। मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी। सुबह उठते ही मैंने चची से रात के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बात गोल मोल कर दी और अपनी इस लड़ाई के मुतालिक मुझे कुछ नहीं बताया। मगर मुझे चची कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी और पूरा दिन भी वो खोई खोई सी थी। मैं उनसे बात करने के लिए उन्हें आवाज़ें देती, मगर उन्हें मेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। मुझे ऐसे किसी और ही दुनिया में खोई खोई सी थी। अभी हर दूसरे तीसरे दिन का मामूल हो गया था कि चची और चाचू को लड़ने की आवाज़ें और साथ में मुझे मेरा नाम भी सुनाई देता, मगर वो किस बात पर लड़ते थे इस बात की समझ मुझे ना आ सके। चची उन दिनों बेहद परेशान थी। उन्होंने एक रिश्ते वाले से कहकर मेरे लिए रिश्ते की तलाश भी शुरू कर दी थी, मगर कोई भी एक यतीम लड़की को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहता था। और ऊपर से मेरी शादी भी होते होते रह गई थी। इस बात ने मेरे दामन पर दाग लगा दिया। अब जो भी रिश्ता आता सबसे पहले तो वो यही बात सुनकर भाग जाता था। शादी से 1 हफ्ता पहले मेरी शादी टूट चुकी थी। इस बात ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। चची पहले ही दमे की मरीजा थी और अब तो उन्हें खांसी भी रहने लगी थी। मैं चची को आराम करवाने की हर मुमकिन कोशिश करती और ख्याल भी बहुत रखने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह मेरी माँ बाप मुझे छोड़ गए, मेरी चची भी मुझे छोड़कर चली जाए।
माँ के मरने के बाद चच्ची ने मुझे माँ की तरह कभी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी थी। वो मेरा माँ की तरह ही ख्याल रखती थी और मुझसे अपनी औलाद की तरह ही पेश आती थी। हालांकि कोई औलाद उनकी नहीं थी। वो बचपन ही से मुझे अपनी बेटी की मानन मोहब्बत करने लगी थी और मैंने उन्हें अपनी माँ की जगह समझती थी। मगर वक्त को जाने क्या मंजूर था, चची की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। अब चची को खोने का दुख मैं नहीं उठा सकती थी। अब चची हर वक्त बीमार रहने लगी और वो हर वक्त यही कहती रहती कि मेरे मरने के बाद यहाँ से भाग जाना, इस घर में नहीं रहना। मुझे चची की ये बात बहुत अजीब लगती, मगर ख़राब तबीयत के पेश नज़र मैं उनसे ज़्यादा सवालात नहीं कर सकते थे और खामोशी से उनकी बातों के जवाब में सर हिला दिया करते थे। हालांकि चाचू पर रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, मगर जाने ऐसी कौन सी बात थी जिससे चची हर वक्त उनको धड़का लगा रहता था। जैसे मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर कुछ भी कह नहीं सकती थी। बस यही कहती रहती थी कि मैं उनके मरने के बाद इस घर से फौरन चले जाऊं और हरगिज़ भी यहाँ ना रुको। उस दिन पूरे दिन चची पलंग पर लेटी खांसती रही और उनका सांस भी उखड़ रहा था। अब मैं बेबसी की हालत में चची को देखती रही। चची ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे एक बार फिर वादा लिया कि मैं उनके मरने के बाद यहाँ नहीं रहूंगी। उनके मुंह से मौत का नाम सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर किस्मत का अब किसी पर जोर चला है। मैं भी अपनी किस्मत के सामने बिल्कुल बेबस थी और मेरी ही आंखों के सामने चच्ची ने दम तोड़ दिया। एक बार फिर एक और कयामत मुझ पर टूटी, मगर मैं हर बार की तरह इस बार भी जिंदा रही। मेरे सारे रिश्ते एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, मगर मैं जिंदा थी। वह सब शिद्दत से मैंने अपनी मौत की दुआ मांगी थी। हालांकि इसके बाद मैं सोच रही थी कि मुझे इस घर में रहना चाहिए या नहीं, मगर मैं कोई फैसला कर नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इस घर से निकल भी जाऊं तो कहाँ जाऊंगी? इस बड़ी दुनिया में तो अब मेरा कोई भी नहीं रहा था। मामू चंद लम्हों के लिए घर आए ताकि रिश्तेदार उन पर बातें ना बनाए, मगर वो मुझसे बात किए बगैर ही चले गए। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि मैं इस घर में कैसे रहूंगी। चची की मैयत सामने रखी थी और औरतें बातें कर रही थी कि एक हफ्ता पहले शादी टूट गई, जरूर इसमें ही कोई ऐप होगा, क्योंकि एक हफ्ता पहले लड़के वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया। फिर इसकी माँ भी मर गई और अब चची को भी खा गई है। ये लड़की ही मनहूस है, जिस घर में जाएगी वहाँ मनहूसियत ही फैलाएगी। इन सब औरतों की ये बातें सुनकर मेरा दिल छलनी हो रहा था। वो औरतें अपनी जबान से मेरे दिल को जख्मी कर रही थी। फिर चची का जनाजा भी उठ गया और धीरे धीरे सब रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले गए, क्योंकि कौन किसी पराये के घर हमेशा रह सकता है। रात हुई तो मैं बिल्कुल अकेली थी। उस रात पहली बार चाचू मेरे कमरे में आकर कहने लगे, जब तुम्हारी चच्ची जिद्दा थी तब तुम इस घर में रह सकती थी, मगर अब वो मर चुकी है, इसीलिए तुम भी घर से चले जाओ। ये सुनकर मैं रोने लगी कि मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये बात चाचू को बताई तो कहने लगे, ठीक है, फिर जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ शादी कर लो, और हाँ, किसी किस्म का एतराज़ मत करना। ये सुनकर मैंने सर झुका लिया, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगले दिन चाचू ने कहा कि कल तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे, तुम चुपचाप उनके साथ चली जाना। मैं चाचू से पूछना चाहती थी कि मैं बिना निकाह के पराए घर कैसे जा सकती हूँ, मगर चाचू मेरी बात सुने बिना ही चले गए। अगले दिन 3 आदमी चाचू के पास आए और चाचू ने मुझसे कहा कि मैं जल्दी से अपना बैग लेकर आ जाऊँ। इस तरह वो बात कर रहे थे जैसे कोई बहुत मामूली बात हो। उस लम्हे मुझे सारी हकीकत समझ में आई। क्यों चची मुझे इस घर से जाने को कहती रही और मैं बेवकूफ़ अपने चचा की बातों में आ गई, और अब वो मुझे दूसरे लोगों के हाथों में बेच रहे थे। मुझे अपने इर्द गिर्द ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। जब मुझे चाचू ने अपनी जगह रुका हुआ देखा तो उस आदमी से कहा कि मैंने इसके पैसे ले लिए हैं, अब ये तुम्हारा माल है, तुम इसे ले जा सकते हो। इनमें से एक आदमी आगे बढ़ा, मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही जैसे मैं होश की दुनिया में वापस आई और चीखने लगी। कहते हैं कि इस आदमी की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करूं, मगर उस आदमी की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसका मुकाबला मुझ जैसी कमज़ोर लड़की कहाँ कर सकती थी। तब मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग आए और उन्होंने ये मामला देखा तो फौरन पुलिस बुला ली, और पुलिस ने आकर चाचू को पकड़ लिया, क्योंकि मेरा चाचू लड़कियों को बेचने का ही काम करता था।
اور چچی جب اسے منع کرتی تھی تو دونوں کا جھگڑا ہو جاتا۔ چاچو کی گرفتاری کے بعد میں آزاد تھی، مگر میں اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا محلے والوں نے ایک شریف لڑکے سے میرا نکاح کر دیا اور میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔